बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले कम से कम 4 व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि ये जो गुफ्तगू मैं करूँगा ये उनका तसलसल है। कुछ बातें पहले व्लॉग में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कर चुका हूँ और अब ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके। 21 जनवरी पहला दिन है उनके इक़्तिदार और इख्तियार का। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा बदलने जा रहा है और इसमें कोई मामूली भी शुबा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका से और वाशिंगटन से जो प्रेशर आ रहा है उसका अंदाज़ा हमारी फ़ौजी क़यादत को भी और सियासी क़यादत को भी बहुत अच्छी तरह हो चुका है। ये मैं आपको ख़बर इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर दे रहा हूँ। और मेरी बात हुई वाशिंगटन से, मेरी बात हुई न्यूयॉर्क में अपने कुछ दोस्तों से, और ये दोस्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नहीं हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लाइक माइंडेड हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन और बाखबर लोग हैं। मैंने उनसे मालूम किया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, ख़ास तौर पे अमेरिका में, ये बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है। क्या ऐसा वाकई कुछ होने वाला है और क्या इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम लेकर दे सकेगी? तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 से ज़्यादा ज़राए से मेरी बात हुई और 3 के तीनों असहाब का ये कहना था कि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है इस बारे में, और तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाएगा इसके बारे में तो वो कहते हैं कि कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि अमेरिका से, वाशिंगटन से पैगाम जाएगा और ये कौन सा चैनल इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में उनका ख़याल था कि ये मैसेज जो है ये पेंटागन के ज़रिए ही जाएगा और ये मैसेज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही जाएगा, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और अमेरिकन पेंटागन की तरफ से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे पेंटागन को ये मैसेज कन्वे होगा। और वो मैसेज नॉर्मल मैसेज नहीं होगा। मैंने पूछा उनसे कि इसका टेन्योर कितना हो सकता है, कितने अरसे के अंदर अंदर ये जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप एक बेहतर तब्दीली महसूस करेंगे पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी इक़्तिदार के ऐवानों में, और ये बहुत पूरे वसूख से। और उन्होंने ये कहा, मुझे बताया कि सिचुएशन ये है। उन्होंने कहा हम ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। तो मैंने भी देखा। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जितने भी किरदार थे, रजीम चेंज ऑपरेशन के जितने भी किरदार थे, वो सारे के सारे किरदार एक एक करके फारिग हो चुके हैं। पहले ज़रा हम ले लेते हैं पाकिस्तान की साइड के, और पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 मरकज़ी किरदार थे। एक थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरे उनके साथ थे उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। ये 2 पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे ये किरदार, और इन्होंने ही ताने बाने बुने थे, क्योंकि जब तक जनरल फैज़ DG ISI रहे और आर्मी चीफ जनरल बाजवा रहे उस वक्त तक ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। तो लिहाजा पहले जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को हटाया और उनको हटाकर जनरल नदीम अंजुम को लेकर आए, और उसके बाद ये खेल शुरू हो जाता है और फिर दोनों का स्क्रिप्ट एक हो गया। उसके बाद तीसरे किरदार जो थे रजीम चेंज ऑपरेशन के और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो थे काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा वो तीसरे किरदार थे। और पाकिस्तान के ये तीनों किरदार, पहले जनरल बाजवा की छुट्टी हुई और फिर जनरल नदीम अंजुम की छुट्टी हो चुकी है, और फिर इसी दौरान काजी फाइज ईसा साहब भी जा चुके हैं। लिहाजा ये 3 पाकिस्तान के अहम किरदार जो हैं वो जा चुके हैं। चौथा जो सहूलतकार था वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने बताया कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बुनियादी मरकजी किरदारों में नहीं थे, ये उसके बाद आए। और उसके बाद जो अब अमेरिका में, अगर उन्होंने कहा कि अमेरिका में आ जाएं कि अमेरिका में रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार कौन कौन थे, उनमें सबसे पहले प्रेसिडेंट बाइडन थे, जाहिर है वो रूहे रवां थे। और उसके बाद पेंटागन जो फौजी क़यादत है
امریکہ کی اور اس کے بعد امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے چیف یہ امریکہ میں موجود تھے اور وہاں سے جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ ٹونی بلنکن کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور اپنے پینٹاگون کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. ٹونی بلنکن جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ جنرل باجوہ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے, گھنٹوں. اور اس بات کا تو ہم بھی شاہد ہیں اس بات کے کہ وہ جنرل باجوہ ہمیں بھی یہ بتاتے تھے کہ آج میری بات ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن سے اور اتنی دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے, اور وہ بہت فخر سے اس چیز کو بیان کرتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جبکہ دوسری جانب پریزیڈنٹ بائیڈن عمران خان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے, ایک دوسرے کو مبارکبادی کے پیغامات نہیں آئے اور نہ ہی گئے, اور امریکی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے, بلکہ وہ زیادہ رابطہ ان کا جنرل قمر جاوید باجوہ سے تھا. وہ پیرالل ایک سسٹم چل رہا تھا. تو اس طریقے سے جو اب دونوں طرف کے جو رجیم چینج آپریشن کے کردار ہیں, پریزیڈنٹ بائیڈن جا چکے, امریکی وزیر خارجہ جا چکے, CIA کی چیف جا چکے, پینٹاگون کی قیادت جا چکی, اور پوری کی پوری لاٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے تو وہ ساری کی ساری لاٹ ادھر سے بھی ختم ہو چکی ہے, اور ادھر سے ڈونلڈ لو تھے وہ جو ہے وہ پیغام رساں تھے اور پیغام پہنچا رہے تھے. اس کے بعد اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر تھے ڈونلڈ بلوم, وہ بھی اس کو تحفظ دینے والوں میں شامل تھے اور اس رجیم چینج کو آگے لے کر چل رہے تھے, تو وہ بھی اپنے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں. لہذا جتنے بھی کردار تھے وہ سارے کے سارے کردار ایک ایک کر کے ہٹ گئے ہیں. پاکستان میں بھی اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں جو کہ بنیادی کرداروں میں نہیں ہیں, اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک وہ بھی ان کرداروں میں ہرگز شامل نہیں ہیں, کسی بھی صورت میں وہ اس ٹیم کا ہی حصہ نہیں تھے. لہذا پاکستان میں بھی سارے کے سارے کردار تبدیل ہو چکے ہیں اب, اور نئے چیف جسٹس بھی آ چکے ہیں, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ بھی اس لیے روکا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس کے طور پہ انہوں نے آنا تھا, اور وہ اس بینچ کا اہم ترین حصہ تھے جنہوں نے الیکشن فروری 2024 کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں واپس کرنے کا حکم صادر کیا. اور اس لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی چیف جسٹس اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ بھی اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ بننے سے انکاری رہے. اور ایک اور اہم آپ کو خبر دے دوں کہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جب وہ امریکہ میں آئے ہوئے تھے انویٹیشن پہ, اور وہاں ان کا پیچھا کیا گیا اور ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ بھی ایک یونیفارم افسر کے ذریعے سے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی, اور انہیں کہا گیا کہ آپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کر لیں. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی اور انہوں نے اپنا عہدہ قربان کر دیا اور ملاقات نہیں کی. اب کل جو ہے ایک اور عادل بازائی کے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے, ایک ججمنٹ دی ہے. اس میں پھر انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کو ہدف تنقید بنایا ہے, ان کے غیر آئینی کردار کو واضح کیا ہے اور نمایاں کیا ہے عادل بازائی کیس میں, اور اس میں بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا تھا اور ایک سیاسی جماعت کے خلاف کام کر رہا تھا. تو اب یہ ساری سچویشن اگر آپ کے سامنے رکھیں, امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ نئے CIA چیف, نئے امریکی وزیر خارجہ آ چکے ہیں, اور جو نئے امریکی وزیر خارجہ آئے ہیں مسٹر موکو, وہ بھی پرو پاکستان تحریک انصاف یا پرو عمران خان ہیں, وہ کم از کم اس رجیم کو سپورٹ نہیں کرتے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو سوچ ہے, اپروچ ہے, جو وہ سپیچ دے چکے, وہ بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر یہاں تک پہنچا ہوں. اور انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے کہا کہ بد کردار بدبودار اسٹیبلشمنٹ سے جنگ لڑ کر
आपने कितारों में खड़े होकर मुझे वोट दिया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के टीम में अगर देखा जाए, बहुत सारे उनके टीम में जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान साहब को पसंद करने वाले लोग हैं और वो जानते भी हैं। रिचर्ड ग्रेनल उनके रूहे रवां हैं और इसके साथ साथ ज़ल्मे खलीलजाद जो हैं वो भी ट्रंप इंतज़ामिया ट्रंप टीम का हिस्सा रहे हैं पिछले दौरे हुकूमत में। इस तरीके से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो नए हैं वो भी उसी सोच के मालिक हैं। फिर जो अब तक जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डायस्पोरा है जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, वो खा वो प्रोफेशनल्स हैं, खा वो पॉलिटिकल PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब के सब जो पाकिस्तान की ऑफिशियल टीम है अमेरिका में, पाकिस्तान का सफारत खाना है और डिप्लोमेट्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा वो काम कर रहे हैं और वो कहीं ज़्यादा ट्रंप इंतज़ामिया के साथ, ट्रंप टीम के साथ काम कर रहे हैं और राब्ते में हैं। और इसलिए ये बात बहुत अच्छी तरह कही जा सकती है कि आने वाले दिनों में 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक सॉलिड किस्म का, ठोस किस्म का, डंडा पीर किस्म का एक मैसेज वहाँ से आएगा जो कि सपोर्ट करेगा इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान के बराह रास्त जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ना ही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और ना ही मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप और ना ही हमारी फौजी क़यादत उनके साथ राब्ते में थी ना है, क्योंकि किसी को भी तवक्को नहीं थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को, वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ के सारे सिस्टम को शिकस्त देकर वो इक़्तिदार के ऐवान तक पहुँच जाएंगे। लिहाजा आने वाला वक्त जो है जी वो बहुत क्रूशल है और हमारी इत्तला के मुताबिक हमारी फौजी क़यादत इस बात से बाखूबी आगाह है और हमारी जो सियासी क़यादत है, ज़ाहिर है वो शरूर किस्म के लोग हैं, शातिर किस्म के लोग हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो यही है कि हमारी सियासी क़यादत को किसी किस्म का, किसी भी लेवल पे हमारी हुक्मरानों को इन्विटेशन नहीं आया और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट के ज़रिए पोस्ट किया, एक्स के ज़रिए पोस्ट की और मुबारकबाद भेजी, उसके नीचे ही कम्युनिटी नोट आ गया और इसलिए वो जो मुबारकबाद है वो भी ना पहुंच सकी और पहुंची भी तो आलूदा होकर, और उसे यूं कह सकते हैं कि जब ये ट्वीट के ज़रिए पोस्ट ये पहुंचेगी तो उसके नीचे जो नोट है वो भी पहुंचेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने एक्स पर पाबंदी लगाई हुई है, ट्वीट पे पाबंदी लगाई हुई है। तो जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, इंटरनेट पे पाबंदी, सोशल मीडिया पे पाबंदी, डिजिटल मीडिया पे पाबंदी, मीडिया पर पाबंदियाँ, अदलिया पर पाबंदियाँ, हर तरह की जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी उन तक पहुँची हुई हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है जी, और इसीलिए जो फिर पाकिस्तान जो ज़रूरत बनता होता है, जो बुनियादी चीज़ बनता है जी, पाकिस्तान और अमेरिका, जहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत स्पेस जिसे चाहिए होता है, वो स्पेस भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो ये है सूरत हाल, ये है मामूलात, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रंप के हल्फ बर्दारी की तकरीब में बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी प्राइवेटली इनवाइट थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से ज़्यादा रहनुमा जो हैं वो मौजूद थे और साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को इनविटेशन था लेकिन जरदारी साहब को नहीं था। तो बहरहाल जी ये है सिचुएशन, यह सूरत हाल। आज नए दिन का आगाज़ हो रहा है और नया दिन जो है वो नया दौर बल्कि कहना चाहिए, इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर पड़ने वाले हैं। इसीलिए अब जो अगली बात है वो यह है कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब 2 जगह पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत के साथ भी हो रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी हो रहे हैं। तो देखना यह है कि कौन से मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जनरल आसिम मुनीर वाले या फिर हुकूमत वाले, क्योंकि नून लीग जो है वो इन मुज़ाकरात से भागना चाहती है और राह फरार इख्तियार करना चाहती है ताकि वो मुज़ाकरात ख़त्म हों और PTI जो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साइड पे चली जाए, इस्टेब्लिशमेंट भी खुलकर आ जाए
اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر نون لیگ، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ جو ہیں وہ پھر آئیں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ، جو کہ چلے گا نہیں، جو کہ بکے گا نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔